दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्लास 10th के लिए जो 20 और 21 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो है पार्ट सेकंड है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले जाकर उसे देखिए। और आज हमने इस वीडियो में कवर किया है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए ज़रा फटाफट देखते हैं और इन्हें क्लियर करते हैं कि वन वर्ड आंसर्स में हमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर। ये बिल्कुल सही आंसर है। और अगर हम बाकी और ऑप्शंस को देखते हैं तो NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है। यहाँ पर Ca का मतलब कैल्शियम है और SO4 का मतलब सल्फेट है, तो CaSO4 हमारा गलत आंसर है। और NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमें यहाँ बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो तो मेरी एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर CaSO4 है मतलब कैल्शियम सल्फेट है, और यहाँ पर हाफ H2 है। तो ध्यान रखना, जब भी कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के हाफ मॉलिक्यूल लगे होते हैं तो वहां पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और ये जिसमें 2H2 लगे हुए हैं वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। या प्लास्टर ऑफ पेरिस एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्व करके जिप्सम में चेंज हो जाता है। जिप्सम एक हार्ड मटेरियल होता है। हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। हम देखते हैं जिप्सम केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हाफ H2 मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैसे ही 2H2 मतलब होता है जिप्सम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का हमें केमिकल फॉर्मूला देना है। तो क्विक लाइम मतलब वो होता है जब हम जो चूना लेते हैं, जो हम जैसे किसी जो लोग घर में पुताई करते हैं तो वो चूना जो होता है उसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO इज द राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है क्या, क्विक लाइम। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। अब आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है CaSO4 में और CuSO4 में, लेकिन बहुत कम लोग कंफ्यूजन होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉपर की, और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, CuSO4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइम स्टोन का एक और नाम होता है, वो नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे लगता है शायद अब आप लोगों ने आंसर को ढूंढ लिया है, बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हम लाइन बार जरा सब ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो हमारा अभी ये इनने पूछा हाइड्रोक्लोरिक, हम बता रहे हैं नाइट्रिक नहीं है। सेकेंड वाला क्या है, HCl। HCl कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देख रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ भी देख ही लेते हैं। CH3COOH ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड, जिसे आप नॉर्मली सिरके के रूप में भी जानते हो। जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, वही इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH का। और H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मतलब होता है। तो हमारा सेकंड आंसर करेक्ट है, HCl के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अब सेवंथ वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हमने ऊपर ही समझ गए थे भाई सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड वो होगा भाई जिसमें नाइट्रोजन होगा। हाँ, एक्चुअली अगर और भी नाइट्रोजन हो दो मत लगा देना, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड, जिसमें एक हाइड्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लिक्ड लाइम। अब पहले आप समझ लीजिए स्लिक्ड लाइम का मतलब क्या होता है। जब हम क्विक लाइम में वाटर मिला देते हैं तो बन जाता है स्लिक्ड लाइम, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH2 इज द स्लिक्ड लाइम। कंफ्यूजन नहीं होना है हमें, CaO कहलाता है क्विक लाइम, QL मैं उसे बोल सकता हूँ शॉर्ट में, और CaOH2 हो जाएगा हमारा स्लिक्ड लाइम, और CaCO3 जो है
ये हमारा हो जाता है लाइम स्टोन, LIME, लाइम, STONE। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर। ये शायद आप लोगों ने बता भी दिया, वाटर की pH वैल्यू 7 होती है। बहुत आसान है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। क्या होता है, जो एसिडिक होते हैं ना, उनकी वैल्यू 7 से कम होती है, pH वैल्यू उनकी 7 से कम होती है, और बेसिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। लेकिन वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए इसकी pH वैल्यू क्या होगी, इसकी pH वैल्यू 7 होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मतलब कोई अगर रिएक्शन चल रही है तो उससे हम मेजर कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सर इसमें मोल पर लीटर लिखा हुआ है, इसमें मोल पर लीटर है, इसमें ग्राम पर लीटर है, इसमें ग्राम पर मोल है, और इसमें मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हम भूल जाते हैं वहां पर जाकर। कोई भूलने वाली बात इसमें है नहीं। देखिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्शन होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की एक मात्रा में, और उस मात्रा को हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। मतलब जितने एटम्स या जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशंस के, किसी भी सब्सटेंस के, तो उसे हम कहते हैं मोल। अब मोल कैसे नापेंगे भाई, पर लीटर में। हम ये देखते हैं कि किसी लीटर में उस रिएक्टेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, और टाइम भी जरूरी है, तभी तो रेट निकलेगा ना। आप सभी जानते हैं रेट निकालने के टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो उसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब हमें यही पता होना चाहिए कि पार्टिकल कितने हैं और क्वांटिटी कितनी है। पार्टिकल हो जाएंगे मोल, क्वांटिटी हो जाएगी लीटर, और टाइम हो जाएगा सेकेंड। जिसमें तीनों चीज़ें बताएंगे वही आपका राइट आंसर है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर आंसर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, फर्स्ट चैप्टर से ही हैं। आप कुछ भी हो जाए, इन आंसर्स को आपको स्किप करके नहीं जाना है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर में रिपीट, कई बार रिपीट भी हुए हैं ये। तो देखिए फर्स्ट आंसर है डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। आपको बताना एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं एग्जांपल के साथ। तो मैं यहाँ पर एक आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भैया हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो आप और हम सभी जानते हैं रेस्पिरेशन से हमें मिलती है एनर्जी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। जो आयरन के सामान होते हैं, लोहे का जो सामान होता है, उस पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है ना, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। भाई जंग लगने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। मतलब जिन भी फूड आइटम्स में फैट या ऑयल होता है उन्हें हम नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस में भरकर रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब वो रिएक्शन नहीं करती। तो जो ऑयल और फैट वाले जो फूड आइटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, और उन फूड का आइटम्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम इसे नाइट्रोजन के साथ फ्लश्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब निकलता है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के साथ साथ कोई प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज बन जाए जो सॉल्यूशन में घुले ना, ऊपर तैरने लगे, या उसमें सॉल्युबल ना हो, तो उसे अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। हमें भैया मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए करना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो कार्बोनेट की लेयर होती है वो हट जाए। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए राइट टू वेस्ट टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जो मेटल, जैसे सपोज करिए आपने लोहे को रख दिया पानी में, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी। अब जो जंग होती है ना वो लोहे की फायदेमंद नहीं होती, वो कहीं ना कहीं लोहे को कमजोर बनाती है। तो मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना कोरोजन कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आप मेटल को करोज होने से कैसे बचा सकते हो। तो इसके तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पेंट करके, भाई आप उसे पेंट लगा दो, करोजन नहीं होगा। सेकेंड, आप उस पर ऑयल भी लगा सकते हो, ऑयल लगाने से भी करोजन नहीं होता। और थर्ड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं अपन, मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। चलिए लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है
स्टेट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रिएक्शन का रेट होता है, सपोज करो कोई रिएक्शन है और वो 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है इस पर किस किस चीज़ का असर पड़ेगा, तो जिस चीज़ का असर इस रिएक्शन पर पड़ेगा उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। तो रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नाम लिखना है। बहुत सा आपको 3-4 होते हैं, आप लोगों के पास शायद इसके आंसर होंगे, अगर नहीं हो तो आप नीचे कमेंट में कर देना, मैं आपको उनकी पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा। अब देखिए, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप डेफिनेटली लर्न कर लें एग्जांपल्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाली हमारी डेफिनेशन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है पार्ट 1 उन्हें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको उसी में बताया हुआ है, इनके आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, कोरोजन मतलब होता है मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना। रेसिडिटी क्या होता है, ऑयल एंड फैट वाले फूड आइटम्स का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनमें से स्मेल बेकार आने लगती है और टेस्ट भी उनका बदल जाता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेसिडिटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये दोनों आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना था। क्या हमने क्या क्या कवर किया आज की वीडियो में, हमने ये कवर किया कि हमने वन लाइनर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। उसके बाद हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर को कवर किया और कुछ डेफिनेशन को कवर किया। अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका फर्स्ट चैप्टर में से 70 to 80% आराम से कवर हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ें और इस ज्ञान के भंडार का लाभ उठा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।